जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे अमेरिकन लीगल रियलिज़म। अमेरिकन लीगल रियलिज़म का क्वेश्चन तैयार करने से पहले हमें समझना चाहिए कि असल में स्कूल ऑफ थॉट होते क्या हैं। स्कूल ऑफ थॉट में जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा है, हमने पहले पढ़ा है इस चीज़ को कि कंपैरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ है। उसके जो एक्सपोनेंट्स हैं, उसके जो ज्यूरिस्ट हैं वो अलहदा हैं। वो एक ख़ास तरीके से लॉ को डिफ़ाइन कर रहे हैं, हमें एसेंशियल्स बता रहे हैं कि ये इंग्रेडिएंट और ये एसेंशियल्स पूरे होंगे तभी हम किसी कमांड को, किसी रूल को लॉ मान सकते हैं, उसके अलावा नहीं। ठीक है। इसी तरह जो नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ वाले हैं वो अपने तरीके से लॉ को डिफ़ाइन कर रहे हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वाले हैं वो अपने तरीके से लॉ के एसेंशियल्स बता रहे हैं। तो इन सब में ये बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। कैल्सन की है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, तो वो अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है कि लॉ क्या है। ये इसमें परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपने लॉ की बेसिक डेफिनेशंस को अपने जहन में याद रखना है। ठीक है। और उसके बाद देखते जाना है कि जो मुख्तलिफ थ्योरीज़ वाले हैं उनके जो ज्यूरिस्ट हैं वो उसको कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं। इनकी आपस में एक दूसरे से इख्तलाफ राय है, पॉइंट ऑफ व्यू इनके फ़र्क हैं, लेकिन फ़र्क कुछ कुछ बातों में ही है। कोई सोर्सेज के लिहाज से उसको फ़र्क कर रहा है, कोई उसकी एप्लीकेबिलिटी के लिहाज से उसको फ़र्क कर रहा है, कोई उसकी इन्फोर्सिबिलिटी के लिहाज से फ़र्क कर रहा है कि लॉ हमने किस चीज़ को मानना है और किस चीज़ को लॉ नहीं मानना। अब इसमें आपने 4-5 बातें याद रखनी है। एक तो हर थ्योरी के जितने भी पॉसिबल नाम हो सकते हैं वो आपने उसके मेन टाइटल के साथ याद करने हैं। अब अमेरिकन लीगल रियलिज़म के भी आगे आपको जाके पूरे क्वेश्चन में बहुत सारे नेम मिलेंगे, वो आपने नेम याद रखने हैं। क्यों? इसकी वजह यह है कि एग्जामिनर इसको ज़रूरी नहीं है कि अमेरिकन लीगल रियलिज़म के नाम से ही आपको क्वेश्चन दे दे, वो इसकी जो अदर नेम्स हैं उसको इस्तेमाल करते हुए भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए हर थ्योरी के आप लोगों ने जो नेम हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। सेकंड पे जो उसके ज्यूरिस्ट हैं, हर थ्योरी के जो फेमस ज्यूरिस्ट हैं, जो 2-4 नाम हैं, उनमें डिफरेंस होना चाहिए, वो आपको याद होने चाहिए, वो आपने मिक्स नहीं करने ना। अगर आप, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है अगर तो आप नाम गलत लिख दें, या फिर आप क्या करें कि एक अमेरिकन लीगल रियलिज़म के जो ज्यूरिस्ट हैं उनके नाम आप लिख दें कंपैरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ में, तो आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इस पे आपने ध्यान रखना है। आपने जो ज्यूरिस्ट हैं वो हर एक ज्यूरिस्ट को फिंगर टिप्स पे आपको याद होने चाहिए, जो जिस थ्योरी का ज्यूरिस्ट है उसके उसी के अंदर लिखना है। ये 2 आपकी हेडिंग्स हो गई। उसके बाद थर्ड हेडिंग आपने गौर करना है, फोकस करना है कि इसमें लॉ को डिफ़ाइन कर क्या रहे हैं, मेन एसेंशियल्स फ़र्क क्या हैं, इनके एक थ्योरी का दूसरी थ्योरी के साथ डिफरेंस आपने करते जाना है। उस तरह आपको याद करने में आसानी हो। को पढ़ना शुरू करना है इसके इंट्रोडक्शन से। क्या है इंट्रोडक्शन? द रियलिस्ट मूवमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ द सोशियोलॉजिकल अप्रोच एंड इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड द लेफ्ट विंग ऑफ फंक्शनल स्कूल। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, उससे पहले आप अंडरलाइन करने रियलिस्ट मूवमेंट को और लेफ्ट विंग ऑफ फंक्शनल स्कूल को। ठीक है। ये 2 अदर नेम्स हैं इसी थ्योरी के, ये आपने अंडरलाइन करते रहने, बल्कि एक रेड पेंसिल से इसको अंडरलाइन करते रहें। जो भी नाम हैं उनको रेड पेंसिल से अंडरलाइन करें, और जो इसके थिंकर हैं या ज्यूरिस्ट हैं उसको ग्रीन पेंसिल से अंडरलाइन करें, तो इससे आपको याद रहेगा। और इमेज की फॉर्म में जब आप करेंगे, एक दिमाग में आपके बन जाएगा, तो आपको पेपर में याद करने में आसानी होगी। हाँ जी। तो ये क्या कह रहे हैं कि इस रियलिस्ट को रियलिस्ट मूवमेंट भी कहते हैं, और इस मूवमेंट को हम कहते हैं कि ये एक तरह का एक्सटेंडेड पार्ट है सोशियोलॉजिकल अप्रोच का, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट का। तो इसको इसलिए इसको लेफ्ट विंग ऑफ फंक्शनल स्कूल भी कहते हैं कि फंक्शनल स्कूल जो पहले से चला आ रहा है उसका लेफ्ट विंग समझ लें, उसकी एक एक्सटेंडेड फॉर्म समझ लें आप इस स्कूल ऑफ थॉट को। ठीक है। अब ये क्यों समझ लें, किस लिए? इट डिफर्स फ्रॉम द सोशियोलॉजिकल स्कूल। ये सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट से किस तरह फ़र्क है? एज इट इज़ लिटिल कंसर्न विद द एंड्स ऑफ लॉ। क्योंकि इस स्कूल ऑफ थॉट का, जो हमारा अमेरिकन लीगल रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, इसका कंसर्न एंड्स ऑफ लॉ की तरफ नहीं है। ये नहीं देखता कि सोसाइटी पे क्या असर हो रहा है लॉ का। ठीक है। सोशियोलॉजिकल स्कूल वाले देखते हैं कि लॉ का असर या किसी भी चीज़ का असर सोसाइटी पे क्या हो रहा है। तो ये जो हमारा रियलिस्ट मूवमेंट है या जो हमारा अमेरिकन लीगल रियलिज्म है स्कूल ऑफ थॉट, इसका कंसर्न सोसाइटी से नहीं है, इसका कंसर्न सिर्फ और सिर्फ लॉ से है। इट कंसनट्रेट, नेक्स्ट लाइन है उसकी, इट कंसनट्रेट ऑन द साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉज इन इट्स मेकिंग एंड वर्किंग। ये किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? ये फोकस कर रहे हैं साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं लॉ के मेकिंग के प्रोसीजर को, कि लॉ बन कैसे सकता है, और उसकी वर्किंग को, कि वो केस पे अप्लाई कैसे होगा। इनका कंसर्न सिर्फ यहाँ तक है। जितने भी थ्योरीज़ आप लॉ के सिलेबस में पढ़ेंगे उसका घूम फिर के जो ताल्लुक है, जो मेन फोकस पॉइंट है, वो लॉ पे ही होगा, लॉ की मेकिंग पे, लॉ की वर्किंग पे। और ये इन्हीं के
अंदर इनके सोर्सेज में और इन्हीं पॉइंट के ऊपर मुख्तलिफ थोड़े थोड़े इनके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस होंगे। अच्छा जी, द क्या है, दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड रियलिस्ट, ये अंडरलाइन कर लें, इस मूवमेंट को रियलिस्ट भी कहते हैं। एज इट स्टडीज़ लॉ इन इट्स एक्चुअल वर्किंग एंड रिजेक्ट्स द ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ लॉ। अब रियलिस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रियलिस्टिक होती हैं, इनकी अप्रोच रियलिस्टिक है। कैसे रियलिस्टिक हैं कि ये स्टडी कर रहे हैं लॉ को और लॉ की एक्चुअल वर्किंग के लिहाज से कि वो फील्ड में वो केसेस में लॉ इस्तेमाल कैसे हो रहा है, और रिजेक्ट कर रहे हैं किसको, ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ लॉज को, जो लॉस की पुरानी डेफिनेशन साल से सदियों से चली आ रही हैं, ये उसके ऊपर फोकस नहीं करते, ये उसको इतनी वेटेज नहीं देते। वो ये कहते हैं, ये वाले स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, स्कूल ऑफ थॉट वाले कहते हैं कि लॉ की जो एक्चुअल वर्किंग है हमने उसके लिहाज से लॉ को देखना है, ठीक है। एंड दैट इट इज़ द बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स विच आर इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स, यानी कि इनका मेन फोकस किसके ऊपर होता है, वो बॉडी ऑफ प्रिंसिपल और रूल्स, उन्हीं को ये लॉ मानेंगे, उन्हीं प्रिंसिपल्स को, उन्हीं रूल्स को जो इन्फोर्स हो रहे हैं कोर्ट्स में। क्लियर है, ये यहाँ तक क्लियर आप लोगों का हो गया। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म लीगल रियलिज्म, कि लीगल रियलिज्म की जो टर्म है उसको हमने इंटरप्रेट कैसे करने हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से अगर हम देखें तो वो क्या कहती है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अ लार्जली instrumental and empirical approach to law developed in the first half of 20th century in the USA, यानी कि इसका मतलब हुआ है कि ये स्कूल ऑफ थॉट यूएसए में डेवलप हुआ है। किस एरा में हुआ है, 20th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, इसीलिए इसको कहते हैं अमेरिकन लीगल रियलिज्म। इसको अंडरलाइन कर लें रेड बॉल पॉइंट से। एक ये नाम हो गया इसका। अब अदर नेम इसका क्या है, स्कैंडिनेवियन लीगल रियलिज्म भी इसको कहते हैं, इसको भी अंडरलाइन कर लें रेड बॉल पॉइंट से, ठीक है। अब हमें क्या हो रहा है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक ये जो हमारा स्कूल ऑफ थॉट है ये फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में यूएसए में डेवलप हुआ, और इसके दो नाम हैं, अमेरिकन लीगल रियलिज्म या स्कैंडिनेवियन लीगल रियलिज्म, ठीक है। ये करता क्या है, इट रिजेक्ट्स द व्यू दैट लॉ इज डिटर्मिनेट बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन और दैट प्रेसिडेंट्स एंड स्टैट्यूट्स डिटरमाइन द आउटकम ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स। ये सिंपली ये क्या करता है, ये रिजेक्ट करता है कि लॉ सिर्फ ना एक बने बनाए फिक्स्ड रूल्स नहीं है, फिक्स्ड डॉक्ट्रिन्स नहीं है जो हमारे ट्रेडिशनली हमें मिल रहे हैं। ये उस पॉइंट ऑफ व्यू को रिजेक्ट करते हैं। ये वो कहते हैं कि हम प्रेसिडेंट जो अब इस वक्त जो प्रेसिडेंट्स बन रहे हैं, जो कोर्ट डिसीजंस बन रहे हैं, जो कोर्ट्स डेली लाइफ में जिन केसेस में लॉ इस्तेमाल कर रही हैं, हमारे लिए वो लॉ ज़्यादा बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनल या पुराने 20 साल 10 साल 40 साल या 100 साल पहले के जो लॉ बन चुके हैं, जो डॉक्ट्रिन्स बन चुके हैं, उन पे हमें इतना फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें फोकस करना चाहिए जो इस वक्त लॉ अप्लाई हो रहा है और जजेस उस लॉ को कैसे एक केस में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेन इन लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू है लीगल रियलिज्म वालों का, ठीक है। अब हम इसका डेफिनेशंस पढ़ते हैं। डेफिनेशन में आपने 4-5 डेफिनेशन पढ़ लेनी है। जो डेफिनेशन आपको आसान लगेगी, जिसको आप अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं, वो लिखनी है। बाकी जो मुश्किल हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड है, उनको छोड़ दें, आप उनको याद करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, पहली डेफिनेशन हम पढ़ते हैं ब्लैक लॉ डिक्शनरी की। कोशिश किया करें कि जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी की है वो डेफिनेशन आप याद कर लें, अगर आपको समझ आ रही है। वो इजी भी होती है और वो टू द पॉइंट और लॉ के मुताबिक होती है। जो है हमारी इंग्लिश डिक्शनरीज़ की डेफिनेशन होंगी वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगी, उनको याद करना आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, और वैसे भी अगर आप वो याद कर लेंगे तो वो लॉ की लैंग्वेज में नहीं होंगी। तो जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी है उसकी डेफिनेशन जो होती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट लॉ की लैंग्वेज में होती है और ईजी टू अंडरस्टैंड होती है। अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। द थ्योरी दैट लॉ, द थ्योरी क्या कह रहा है, द थ्योरी दैट लॉ इज़ बेस्ड नॉट ऑन फॉर्मल रूल्स और प्रिंसिपल्स। वो क्या कह रहे हैं कि लॉ, हमारी नज़र में लॉ क्या है, फॉर्मल रूल्स और प्रिंसिपल्स पे बेस नहीं करता, नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो कह रहे हैं बट इंस्टेड ऑन जुडिशल डिसीजन। उनके मुताबिक, इनके मुताबिक ये है कि जो लॉ है वो बेस्ड करना चाहिए जुडिशल डिसीजंस पे। ये फॉर्मल रूल्स जो हमारे पास ट्रेडिशनली पुराने बने हुए हैं, पुराने प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, हम उसको नहीं मानते। हमें लॉ किस पे बेस करना चाहिए, जुडिशल डिसीजंस पे। और जो जुडिशल डिसीजन क्या है, दैट शुड ड्राइव फ्रॉम सोशल इंटरेस्ट एंड पब्लिक पॉलिसी। और उन्होंने कहा जो जुडिशल डिसीजन जो आजकल के दौर में हो रहे हैं वो मद्देनज़र रखे जज सोशल इंटरेस्ट को भी और पब्लिक पॉलिसी को भी जहन में रखते हुए हर केस का फैसला करे। हर केस का जब वो फैसला करेगा पब्लिक पॉलिसी को और सोशल इंटरेस्ट को जहन में रखते हुए, तो वो जो डिसीजन होगा वो हमारे लिए लॉ की हैसियत इख्तियार करेगा, ठीक है। ये डेफिनेशन हमारी आ गई है। अब क्या है कि हमने अमेरिकन लीगल रियलिज्म विच फ्लोरिश्ड इन अर्ली 20th सेंचुरी वाज एक्सपाउंडेड बाय सच स्कॉलर्स एज जॉन चिम्पमैन ग्रे,
ये अंडरलाइन कर लें, ये इसके जिन बंदों ने ये इस थ्योरी के जो मेन जूरिस्ट हैं ये वो हैं, ठीक है, ओलिवर वेंडल, होम्स एंड कार्ल लेनिन। अब ये जो आपने इस तरीके से इसको प्रोनाउंस करना है जिस तरीके से आप इसके स्पेलिंग सही तरीके से लिख सकें, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन के ऊपर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोगों ने, आपका मेन फोकस है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो पेपर में, तो आपने इसको उस तरह प्रोनाउंस करना है जिससे आपके ई और ए और आई जो भी आप आ रहा है वो सही एग्जैक्ट आप लिख सकें, ठीक है। इसके ऑथर्स लिख लिए, लीगल रियलिस्ट के जो ऑथर्स हैं या इसके जो ज्यूरिस्ट हैं उनको आपने लिख देना है, ये 4-5 हैं जिन्होंने बोल्ड कर रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कंसर्न। इस थ्योरी का मेन कंसर्न है क्या? दे वर कंसर्न विथ चेंजिंग लीगल एजुकेशन। इनका मेन ताल्लुक ये था, इनका मेन फोकस या एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये था कि जो लीगल एजुकेशन हम पढ़ते हैं या पढ़ा रहे हैं इसके अंदर चेंज आना चाहिए। हम वही पुराने ट्रेडिशनल तरीके से लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हैं और लॉ को पढ़ रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि लीगल एजुकेशन के तरीक़ेकार में चेंज आनी चाहिए, लीगल प्रैक्टिस को और जिस तरह लॉ को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोर्ट प्रोसेसेस, इन सब के अंदर इसको साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के ज़रिए हमने देखना है। इसको हमने इस तरीके से इंटरप्रेट करना है कि इससे हमें इंसाफ मिल भी रहा है कि नहीं, और इससे जो पब्लिक पॉलिसी जो इस वक्त है, पब्लिक इंटरेस्ट जो है उसके लिहाज से हमने इसको अप्लाई करना है और इसके लिहाज से हमने नए आने वाले स्टूडेंट्स को इस लॉ को पढ़ाना है, तभी लॉ का फ़ायदा है। वरना अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से, पुराने तरीके से लॉ को इंटरप्रेट करते रहे, लॉ की प्रैक्टिस करते रहे और लॉ को कोर्ट्स में इस्तेमाल करते रहे तो उससे इंसाफ होने के बजाय नाइंसाफ़ी होती है। ये बिल्कुल इसी तरह है, ये देखें जो हमारे पुराने लॉज बने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में बना, जब वो उस वक्त बना था तो उस वक्त मुल्क के हालात और थे। उस वक्त सोशल इकोनॉमिकल जो कंडीशंस थी वो पाकिस्तान की फ़र्क थी, तो वो लॉज उस वक्त के लिए था। तो अब इस तरह वक्त के साथ साथ हमारी हर तरह की इकनॉमिकल, सोशोलॉजिकल तमाम एंड्स के ऊपर हालात चेंज होते जा रहे हैं, तो उसी तरह लॉ की एप्लीकेबिलिटी भी, लॉ की इंटरप्रिटेशन भी हमारी चेंज होती जाती है। तो आजकल के डिसीजन जो हैं, जो इस वक्त हो रहे हैं, जिस तरह जज अप्लाई कर रहे हैं लॉ को, वो हमने उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, बजाय इसके कि आज से जो 50 साल की पहले के लॉज हैं या 50 साल पुरानी जजमेंट्स हैं, हमने उसको इतनी वेटेज नहीं देनी। हमने जो इस वक्त लेटेस्ट जजमेंट हो रही हैं, जो आजकल के जजेस हमारे फैसला कर रहे हैं, लॉ को अप्लाई कर रहे हैं केसेस में, हमने उसको उस तरीके से देखना है, ठीक है। अब फर्स्ट कंसर्न क्या है इसका? फर्स्ट क्या है? फॉर द ट्रेनिंग ऑफ लॉयर्स एंड जजेस। इनके मुताबिक इन स्कूल ऑफ थॉट वाले कहते हैं कि सबसे पहले लॉयर्स और जजेस की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, एक फ़र्स्ट कंसर्न हो गया। फर्स्ट कंसर्न इस स्कूल ऑफ थॉट के मानने वालों का क्या है कि फर्स्ट फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द लॉयर्स एंड जजेस होना चाहिए। सेकंड क्या आ गया? सेकंड फॉर एन इम्प्रूवमेंट इन द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द जुडिशल डिसीजन। यानी इस स्कूल ऑफ थॉट के मानने वाले कहते हैं कि लॉ को ऐसा होना चाहिए कि हम जुडिशल डिसीजन को प्रेडिक्ट कर सकें, हमें पता चल सके कि इस केस में ये लॉ अप्लाई होने जा रहा है तो इस केस का क्या फ़ैसला हो सकता है, इस केस के फ़ैसले से इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसा फ़ैसला होना चाहिए, ऐसा लॉ होना चाहिए और जजेस को इस तरीके से लॉ को अप्लाई करना चाहिए कि उनके जो जुडिशल डिसीजन आने वाले हैं उसको प्रेडिक्ट किया जा सके, ठीक है। थर्ड इसका क्या आ गया? और थर्ड और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही मेन पॉइंट ऑफ व्यू है इनका कि ये इस स्कूल ऑफ थॉट को मानने वाले हैं वो कहते हैं थर्ड क्या है? फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी दैट जजेस शुड शो इन अपडेटिंग द लॉ। पहला तो उन्होंने कहा है कि लॉ को अपडेट करने में जजेस को फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। क्यों होना चाहिए? टू डील विथ चेंजिंग सोशल कंडीशन। क्यों? ये मतलब इसका क्या है, पहले आप लोग समझ लें इसको। हमारा जो सोशल कंडीशंस हैं वो हर लिहाज से चेंज हो रही हैं। उसका पॉलिटिकल जो सिस्टम है, उसका सोशल सिचुएशंस, कंडीशंस और उसके बाद इकोनॉमिकल कंडीशन सब चेंज हो रही हैं। अब चेंज होने के साथ साथ लॉ हमारे पास वही पुराना है। जब वो लॉ हमारे पास वही पुराना है तो जजेस को उस लॉ को इस तरीके से, इस फ्लेक्सिबल तरीके से अप्लाई करना चाहिए, या तो उस लॉ को अपडेट करें और अगर अपडेट नहीं हो रहा तो उस पुराने वाले लॉ को इस तरीके से आजकल के दौर में इस्तेमाल करें कि उससे इंसाफ मिले। और यही वजह है कि जो इस स्कूल ऑफ थॉट को मानने वाले हैं वो कहते हैं कि हमने सोर्सेज को नहीं देखना कि किसका स्ट्रॉन्ग सोर्स है, कौन सा सोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, इसकी तरफ नहीं जाना। हमने ये नहीं देखना कि जो लॉ है वो लेजिस्लेशन के ज़रिए बना है, वो कस्टम के ज़रिए बना है, यानी हमने सोर्सेज को मद्देनज़र नहीं रखना। हमें देखना चाहिए कि इस वक्त, इस मौके पर लॉ को किस तरह फ्लेक्सिबल तरीके से जजेस यूज़ करें ताकि इंसाफ हो उस केस के अंदर। और यही जो है ना, इसी वजह से वो ये कहते हैं, जो इस स्कूल ऑफ थॉट
थॉट को मानने वाले हैं कि जो जजेस के डिसीजंस हैं वही हमारे लिए लॉ है, जितना लेटेस्ट डिसीजन होगा उतना ज़्यादा वैलिड वो लॉ होगा। इस स्कूल ऑफ थॉट के मानने वालों का ये ख्याल है। अगली हेडिंग जो है इन्फ्लुएंसिंग ऑफ आइडिया, इसको बेशक आप कट कर दें। उसके बाद आपके पास आ जाती है हेडिंग नंबर 5, कंसंट्रेशन ऑफ एडवोकेट्स ऑफ द रियलिस्ट मूवमेंट। अब क्या उनका कंसंट्रेशन मेन क्या था? द एडवोकेट्स ऑफ द रियलिस्ट मूवमेंट कंसंट्रेट ऑन द डिसीजन गिवन बाय द लोअर कोर्ट्स। अब जो इस मूवमेंट को मानने वाले या इस मूवमेंट को चलाने वाले थिंकर्स हैं या एडवोकेट्स हैं, वो किसको देखते थे? जो डिसीजंस हुए हैं लोअर कोर्ट्स ने जो डिसीजंस दिए हैं उसको देखते थे। दे नॉट ओनली स्टडी द जजमेंट गिवन बाय द जजेस बट ऑल्सो द ह्यूमन फैक्टर इन द जजेस एंड लॉयर्स। अब वो जो एडवोकेट हैं, जो इस मूवमेंट को मानने वाले हैं, जो इस फिलॉसफी को मानने वाले हैं, वो एडवोकेट क्या कहते हैं कि हमने देखनी है जजमेंट्स को, जो जजमेंट्स केस में जज ने दिए हैं, और साथ साथ ह्यूमन फैक्टर, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। जजमेंट गिवन बाय द जजेस, एक इस चीज़ के ऊपर वो फोकस करते हैं, और बट और साथ के क्या करते हैं, प्लस डाल के आप लिखें, प्लस द ह्यूमन फैक्टर इन द जजेस एंड लॉयर्स, और साथ जजेस और लॉयर्स के ह्यूमन फैक्टर्स को भी वो मद्देनज़र रखते हैं। ये क्या होता है ह्यूमन फैक्टर? और यही आपका ये जो आपका है ना हेडिंग नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप साथ इंपॉर्टेंट लिख लें, क्योंकि इसके अंदर एग्जैक्ट उन्होंने बताया है। इसके की पॉइंट समझ लें क्या है इस फिलॉसफी के। एक तो ये है कि जजमेंट गिवन बाय द जजेस, हमने उनके ऊपर फोकस करना है, और साथ साथ हमने ह्यूमन फैक्टर इन द जजेस, कि हर जज का ह्यूमन फैक्टर, हर लॉयर का ह्यूमन फैक्टर वो फ़र्क होता है। अब ह्यूमन फैक्टर क्या है? हर लॉयर का, हर जज का ब्रॉटअप, उसकी स्कूलिंग, उसकी एजुकेशन, उसका ख़ानदान, उसकी लोकेलिटी, उसका सारा एनवायरनमेंट, उसकी ज़िंदगी की स्ट्रगल, उसका विजन, सब कुछ फ़र्क होता है एक दूसरे जज से या दूसरे लॉयर से। इसीलिए जब एक ही किस्म का लॉ मुख्तलिफ जजमेंट्स में मुख्तलिफ जजेस और लॉयर्स अप्लाई करते हैं, तो हर लॉयर और जजेस की उस लॉ को लेकर इंटरप्रिटेशन फ़र्क होती है। तो ये इंटरप्रिटेशन जो फ़र्क होने वाली बात है, ये ह्यूमन फैक्टर है। तो जब ये ह्यूमन फैक्टर लॉ के साथ मिलके किसी एक केस लॉ में इस्तेमाल होता है, तो वो हमारे पास सही तरीके से एक क्लियर पिक्चर सामने आती है कि इस लॉ को कैसे केस में इस्तेमाल करना है। इसीलिए इस स्कूल ऑफ थॉट के मानने वाले कहते हैं कि सिर्फ लॉ को पढ़ के नहीं रह जाना, बल्कि हमने देखना है उस लॉ की रियल जो एप्लीकेबिलिटी है केसेस में, वो जजेस कैसे कर रहे हैं, और हर दफ़ा हर नया जज उस लॉ को अपने तरीके से इंटरप्रेट करेगा, और उस डिपेंड किस पे करेगा? जज की अपनी पर्सनैलिटी पे, और उसके जो फैक्ट ऑफ द केस हैं, जो केस उसके सामने होगा, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए लॉ को फ्लेक्सिबल तरीके से हमने अप्लाई करना है। यही आपकी है अमेरिकन लीगल रियलिज्म, या आपको की एक फ़िलॉसफी। ठीक है, अब क्या हो गया? कम्बिनेशन नंबर 6 है, कम्बिनेशन ऑफ टू अप्रोचेस। क्या है? द अमेरिकन रियलिस्ट मूवमेंट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ द एनालिटिकल पॉजिटिविस्ट एंड सोशियोलॉजिकल अप्रोच। इसको अंडरलाइन कर लें, एनालिटिकल पॉजिटिविस्ट और सोशियोलॉजिकल अप्रोच, इन दोनों का कम्बिनेशन आपका क्या है? अमेरिकन लीगल रियलिज्म। ठीक है, या अमेरिकन रियलिस्ट मूवमेंट, इन दोनों को, यानी जो हमने लीगल पॉजिटिविज्म पढ़ा था उसमें एनालिटिकल पॉजिटिविस्ट और सोशियोलॉजिकल अप्रोच। अच्छा, आप ये देखें, अगर आप लोगों को यहाँ पर ये समझ नहीं भी आ रहा, आपको एनालिटिकल पॉजिटिविस्ट क्या होते हैं, सोशियोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है, ये आपको नहीं भी याद, तो ये दोनों वर्ड आपने ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। इसके स्पेलिंग याद कर लें, इनको लिखेंगे, कम्बिनेशन किसका है, फार्मूला सब बना लें कि जो आपका अमेरिकन लीगल रियलिज्म है वो किसका कम्बिनेशन है? एनालिटिकल पॉजिटिविस्ट और सोशियोलॉजिकल अप्रोच। याद कर लें, हो गया। अब हम पढ़ते हैं पॉजिटिव अप्रोच है क्या। इट इज़ द पॉजिटिविस्ट in the sense that it regards law as it is and not as it out to be। अब पॉजिटिव अप्रोच वाले क्या कहते थे, या पॉजिटिविस्ट अप्रोच क्या चीज़ है कि हमने लॉ को देखना है, इसको रिगार्ड, लॉ को कैसे देखना है हमने? इट रिगार्ड लॉ एज इट इज़, इसको अंडरलाइन करें, लॉ एज इट इज़। हमने कैसे लॉ को देखना है? जिस तरह लॉ है, एंड नॉट एज इट आउट टू बी। ये नहीं देखना कि इस लॉ को होना कैसा चाहिए, यानी कि मेन फोकस हमारा इसके ऊपर नहीं है कि लॉ को चेंज होना है, नहीं होना, इससे सोसाइटी में इंसाफ हो रहा है, नहीं हो रहा, लॉ कैसा बनना चाहिए, ये लॉ गलत है, हमने इस बहस में नहीं पढ़ना। अमेरिकन लीगल सिस्टम वाले, अमेरिकन रियलिस्ट मूवमेंट वाले इस चीज़ को नहीं देखते। ठीक है, वो इस पे फोकस नहीं करते कि लॉ, उनका कहाँ तक अप्रोच है कि लॉ है क्या, लॉ एज इट इज़, उसको इस तरह अप्लाई करते हैं। द अल्टीमेट इज़ टू रिफॉर्म द लॉ बट देयर कैन नॉट डन विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट। उन्होंने कहा अल्टीमेट पर्पज़ या अल्टीमेट एम तो लॉ की रिफॉर्मेशन ही है, लेकिन हम लॉ की रिफॉर्मेशन जब तक नहीं कर सकते, लॉ को अपडेट हम जब तक नहीं कर सकते जब तक पहले हम उस लॉ को समझ ना लें। तो पॉजिटिविस्ट अप्रोच जो रखने वाले बंदे हैं, उनका मेन फोकस होता है व्हाट द लॉ इज़,
लॉ एज इट इज़ अप्लाई करना, ठीक है। और जब लॉ एज इट इज़ किसी भी जजमेंट्स वगैरह में अप्लाई होता चला जाता है, तो जब अपना जजमेंट वो आ जाती है तो उसके बाद डिसीजन होता है कि उस लॉ को जब एज इट इज़ अप्लाई किया तो उससे इंसाफ हुआ या नहीं। जब इस तरह की बहुत सारी जजमेंट्स मिल जाती हैं, हमारे पास आ जाती हैं, तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि जो लॉ है, ये जो लॉ है, पर्टिकुलर लॉ जो है, ये चेंज होना चाहिए या इसको एज इट इज़ रहना चाहिए। तो ये पॉजिटिविस्ट अप्रोच वालों का नुक्ता नज़र है। सेकंड आपकी अप्रोच क्या है? सोशोलॉजिकल। जी, अब नेक्स्ट हमारा आ गया कम्बिनेशन ऑफ टू अप्रोचेज में सोशोलॉजिकल अप्रोच। लॉ इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स and therefore the realists are interested in those sociological factors which influence law. लॉ उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स, बहुत ज़्यादा चीज़ों से मिलके लॉ बनता है। तो जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट वाले मानने वाले हैं ना, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ इंटरेस्टेड है उन सोशोलॉजिकल फैक्टर्स में जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं लॉ को। Their interest on the social conditions of law as well as the effect of law on society. इनका कंसर्न, इस स्कूल ऑफ थॉट का कंसर्न क्या होता है कि सोशल कंडीशंस ऑफ लॉ को और अफेक्ट ऑफ लॉ ऑन सोसाइटी के ऊपर वो गौर करते हैं, इसके अलावा नहीं, ठीक है। टू देम लॉ इज़ वट जजेस डिसाइड, ये अंडरलाइन कर लें। टू देम लॉ इज़ वट जजेस डिसाइड, ये मेन बात है, ये मेन इस जो फिलॉसफी के जो मेन बात है वो ये है कि हम उस लॉ उसको उसी चीज़ को सिर्फ लॉ मानते हैं जो जजेस डिसाइड करते हैं। उसके अलावा और जो चीज़ें हैं और सोर्सेज ऑफ लॉ हैं उनको वो इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं देते, सबसे ज़्यादा वेटेज वो देते हैं जजेस के डिसीजन को। दैट इज़ पार्टली ड्यू टू द फैक्ट दैट जजेस हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसलिए वजह इसकी ये है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है ना, वो जजेस के डिसीजंस की वजह से बना है। जजेस के डिसीजन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में, उसकी ग्रोथ में, उसकी डेवलपमेंट में, तो एंड लॉ में। तो इसीलिए क्योंकि ये अमेरिकन लीगल रियलिज़म है, ये थिंकर्स वहाँ के हैं, ये डेवलप वहाँ पर हुआ, तो इसलिए ये अपने देख रहे हैं कि जिस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जजेस की वजह से बना है, जजेस के डिसीजन की वजह से इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो इसी बात के ऊपर वो इसी चीज़ से ये रिडक्शन कर रहे हैं, ये रिड्यूस कर रहे हैं कि जी जो लॉ है ना वो होता ही वो है, उसके और सोर्सेज इतने ज़्यादा वैलिड नहीं होते जितना सबसे ज़्यादा सोर्स जो है ना वैलिड उसका है जजेस। जो जज फैसला कर दें वही लॉ सबसे बेहतर होता है। द अप्रोच ऑफ द रियलिस्ट इज एसेंशली एम्पेरिकल। जिस जो अप्रोच है इसकी रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की वो है एम्पेरिकल है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपकी हेडिंग है ये व्यू ऑफ डिफरेंट जूरिस्ट। ये व्यू जो डिफरेंट जूरिस्ट का है ये बहुत ज़्यादा फ़िलोसफिकल तरीके से है, ये मुख्तलिफ बहस हैं आपस में एक दूसरे की। तो अगर आप लोगों को ये याद नहीं भी होते, क्योंकि इसके पीछे हर व्यू के पीछे एक पूरी की पूरी हिस्टोरिकल पूरा का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। जब तक वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको समझ नहीं आएगा, आप इसको रटा मारते भी रहें तो आपको ये याद नहीं होगा। तो इसको छोड़ दें आप, व्यू ऑफ डिफरेंट जूरिस्ट, व्यू ऑफ ग्रे, ये सारे जो जूरिस्ट हैं इस हेडिंग को आप स्किप कर दें। मैं इसको कहीं और से आपको नोट से बताती हूँ जहाँ से ये आपने करनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट चले जाना है, नेक्स्ट सीधा आपने जाना है मेंटल फादर ऑफ रियलिस्ट मूवमेंट के ऊपर। ये इनके नाम याद कर लें, इनको बोल्ड करके लिखना है। अगर याद होते हैं इनके ईयर तो साथ ईयर याद कर लें, अगर ईयर याद नहीं होते तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद नंबर 8 पे आए। नंबर 8 है प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ रियलिस्ट अप्रोच। ये प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपने ए से देखे, आप देख रहे होंगे ए से स्टार्ट होके ये HI तक है। अब इसके अंदर आपने ऐसा करना है कि ये हेडिंग देनी है लाजमन, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर साइड पे लिख लें। इसकी तमाम जो हेडिंग्स हैं उनको आपने याद करना है, उनकी हेडिंग्स को आपने याद करना है। हेडिंग मिस ना हो। अगर अंदर का जो मटेरियल है वो आप लोगों को जिस तरह समझ आ रहा है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होता है तो लिखें, वरना ना लिखें। जितना समझ आता है बेशक एक एक लाइन में आपने इसको डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। अब क्या प्रिंसिपल फीचर्स क्या हैं रियलिस्ट अप्रोच के? क्या वही वाली बातें जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, उसी के उन्होंने फीचर्स बना दिए हैं। पहला, conception of law. There has to be a conception of law in flux and of the judicial creation of law. उन्होंने कहा कॉन्सेप्ट लॉ के हमारे पास होने चाहिए बहुत ज़्यादा, और हमने क्या करना है, जुडिशियल क्रिएशन ऑफ लॉ, जो जज क्रिएट कर रहे हैं लॉ उसके ऊपर हमने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं लॉ के बारे में। जिस तरह जज असल में होता ये है कि जब हम एक लॉ पढ़ते हैं तो हमें इतनी अच्छी तरीके से वो समझ नहीं आता, लेकिन जब उस लॉ को एक जज
केस पे अप्लाई करता है, केस में इस्तेमाल करता है, तो उस जब केस की हम स्टडी करते हैं ना, केस लॉ की स्टडी करते हैं, तो हमें सही तरीके से जो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उस रेलिवेंट लॉ के। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो जुडिशियल क्रिएशन ऑफ लॉ है उसके ऊपर फोकस करना है। आगे हमारी सेकंड हेडिंग है मीन्स ऑफ लॉज। लॉ इज़ ए मीन्स टू सोशल एंड्स। उसने कहा लॉ का मकसद क्या है? सोशल एंड्स को मीट करना। एंड एवरी पार्ट ऑफ इट हैज़ कॉन्स्टेंटली to be examined for its purpose and efforts and judged in the light of both and their relation to each other। अब लॉ का असल मकसद क्या है? सोसाइटी में पीस कायम करना है। तो वो एक तरह का पीस कायम करने का ज़रिया है लॉ, ठीक है। सोशल ऑर्डर को कायम करने का तरीका क्या है? लॉ। तो हमने ये देखना है कि ये जो इसी तरह लॉ को हमने कॉन्स्टेंटली एग्जामिन करना है कि इसका ये पर्पस सर्व हो भी रहा है कि नहीं, इंसाफ हो भी रहा है सोसाइटी में कि नहीं। एग्जामिनेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम। साथ साथ उन्होंने कहा नंबर 3 पे हमने क्या फोकस करना है? सोशल चेंजेस फास्टर देन लॉ। जो सोसाइटी है ना वो हमारी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, जबकि जो लॉ है वो उतनी तेज़ी से चेंज नहीं हो रहा, ना चेंज हो सकता है, क्योंकि सोर्सेज अपने पढ़े थे। लेजिस्लेशन का लॉ बनाने का एक ख़ास तरीका है, उस लॉ में अमेंडमेंट करने का एक ख़ास तरीका है। तो इतनी तेज़ी से हमारा लॉ चेंज नहीं हो रहा जितनी तेज़ी से हर दूसरे गुजरते दिन के साथ हमारी सोसाइटी में चेंजेस आ रही हैं। तो यही वजह है, यही पॉइंट है, ये इसको आप इंपॉर्टेंट भी कर लें। यही वजह है कि जो अमेरिकन लीगल रियलिज़म वाले हैं वो कहते हैं कि जब लॉ इतनी तेज़ी से चेंज नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि जब हम उस लॉ को गलत अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी तो चेंज हो गई हमारी। तो इसका बेहतरीन हल उन्होंने ये निकाला है कि उस लॉ को जो एक जैसा है, जो साल से चला आ रहा है, उसको जब जज अपना ह्यूमन फैक्टर, अपनी साइकी, अपनी सोच को इस्तेमाल करते हुए किसी केस पे अप्लाई करता है, तो जो वो लेटेस्ट जजमेंट आती है उसकी, वो असल में लॉ है, वो ज़्यादा वैलिड लॉ होता है, क्योंकि वो उस वक्त उस सोसाइटी के लिहाज से होता है। और इसमें वो जजेस को भी ये कहते हैं कि आपने फ्लेक्सिबल तरीके से लॉ को अप्लाई करना है। आपने रिजिड तरीके से ये नहीं कहना कि जी लॉ ये कह रहा है तो बस हम ये कर नहीं सकते। आपने अपना जहन इस्तेमाल करना है। आपने कहना है इस वक्त की सोसाइटी के लिहाज से इस लॉ को मैं किस तरह मोल्ड करके अपने केस में इस्तेमाल करूं कि हम लोगों को रिलीफ दे सकें। तो जो डिसीजन भी इस तरह होगा वो अमेरिकन लीगल रियलिज्म के लिहाज से वो कहते हैं वो एग्जैक्ट जो जजमेंट है वो हमारे लिए लॉ कैसे इख्तियार करता है। तो इस तरह इसलिए वो एग्जामिनेशन करते रहते हैं सोशल प्रॉब्लम्स को और वो चेंजेस को सोसाइटी की कि क्या सोसाइटी में चेंज हो रही है उसके लिहाज से लॉ को मोल्ड करते हैं। अगला हमारा है जी टेम्पररी डाइवोर्स ऑफ इज एंड आउट। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं ना, पहले हमने देखा है कि अमेरिकन लीगल रियलिज्म वाले किस पे फोकस करते हैं? व्हाट द लॉ इज़, व्हाट द लॉ आउट टू बी पे नहीं करते। तो वो कह रहे हैं कि ये ना वक्ती तौर पे इन्होंने व्हाट द लॉ इज़ एंड आउट, इज़ और आउट के दरमियान जो फ़र्क है ना वो वक्ती तौर पे हमने किया है समझने के लिए, ताकि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने यही बात बताई है। आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है, जो लाइन समझ आ रही हैं वो आप लिखें, जो नहीं समझ आ रही हैं उससे घबराना नहीं है, उसको छोड़ दें। इसकी जो लाइन है आपकी 1 2 3 4 5 6 लाइन पे देखें, लिखा हुआ उन्होंने क्या है? द रियलिस्ट आर वाइडली इंटरेस्टेड इन द एम्स and ends of the law, and it was with a desire to improve law that the realist movement was started। उनका realist का मेन फोकस क्या था, इंटरेस्टेड क्या थे, या उनका एम क्या था कि लॉ को देखना, लॉ के एंड्स क्या हैं, और उनकी डिज़ायर थी कि हम लॉ को इम्प्रूव करें ताकि जो पुराने लॉ हैं उनको एक जज इम्प्रूव करने के बाद, ये देखिए यही यहाँ पर है, यहाँ से आपने अंडरलाइन करना है द रियलिस्ट से, ठीक है, और मूवमेंट वाज स्टार्टेड, यहाँ तक आपने ये लाजमन लाइन लिखनी है। Adequate reforms has to be preceded by an examination of how the law operates in an actual practice। उन्होंने कहा कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम इस लॉ को, ये देखें adequate reform से has to be preceded by an examination of how, किस तरह? by an examination of how the law operates in an actual practice, कि एक्चुअल प्रैक्टिस में लॉ को ऑपरेट कैसे करना है। वही वाली बात बार बार, सिर्फ वर्डिंग फ़र्क है, इंग्लिश फ़र्क है कि हमने जो लॉ है जो डिफ़ॉल्ट जो ख़राब बना हुआ है, पुराना बना हुआ है, यानी लॉ ठीक है लेकिन वो पुराने वक्त के लिए था। अब उस लॉ को हमने जब यहाँ पर एक्चुअल प्रैक्टिस में लेके आना है और जज ने अपना ह्यूमन फैक्टर इस्तेमाल करना है, अपना दिमाग इस्तेमाल करना है और उस लॉ को इस तरीके से केस में अप्लाई करना है कि जस्टिस हो, तो ऑटोमेटिकली फिर वो जब जो ये वाली जजमेंट हमारे पास आएगी ये हमारे पास न्यू लॉ हो जाएगा। जब ये न्यू लॉ हो जाएगा ये जजमेंट, तो इसका मतलब है हमारा जो पुराना लॉ था उसके अंदर उसको हमने रिफॉर्म कर दी। यही हमारा मेन कंसर्न है, जो हमारा ये स्कूल ऑफ थॉट है, ये इस तरह ही कहते हैं कि लॉ को इस तरह ठीक करना है। सच एन इन्वेस्टिगेशन विल बी डिफेक्टिव इफ़ द आइडिया ऑफ जस्टिस आर ऑल्सो मिक्सड अप ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ फैक्ट। अब अगर उन्होंने कहा शुरू में ही अगर हम जस्टिस की बात करना शुरू कर देना तो तुम्हारा तमाम इन्वेस्टिगेशन जो
इफेक्ट्स की है वो सारे कुछ ख़त्म हो जाता है। तो हमने शुरू में इसके ऊपर जस्टिस की तरफ नहीं जाना, पहले हमने देखना है लॉ है क्या, बेशक जितना मर्जी पुराना है। फिर हमने देखना है कि आजकल की सोसाइटी के लिहाज से इस लॉ को कैसे चेंज किया जाए, उस लॉ को अप्लाई कर देना है। जब लॉ को अप्लाई कर देना है तो ऑटोमेटिकली जब हम उसको अप्लाई सही तरीके से करेगा एक जज केस पे, तो ऑटोमेटिकली जस्टिस हो जाएगी, उस लॉ की वजह से जस्टिस फराहम हो जाएगा आम पब्लिक को। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट वन है क्या, सुफिशेंसी ऑफ लीगल रूल्स। अब जो कि लीगल रूल्स जो लॉ बन चुके हैं वो सफिशेंट है, ये जो है ना इस चीज़ की नेगेशन करते थे ये स्कूल ऑफ थॉट वाले, अमेरिकन लीगल रियलिज्म वाले। वो ये कहते थे द रियलिस्ट्स, इनको क्या कह रहे हैं, रियलिस्ट्स डिस्टर्ब द सफिशेंसी ऑफ लीगल डिस्ट्रस्ट। द रियलिस्ट डिस्ट्रस्ट द सफिशेंसी ऑफ लीगल रूल्स, वो डिस्ट्रस्ट करते थे, वो कहते थे जो लीगल रूल्स बन चुके हैं वो सफिशेंट नहीं है। एंड कॉन्सेप्ट्स एज डिस्क्रिप्टिव ऑफ व्हाट कोर्ट्स डू, उन्होंने कहा एक लॉ जो पुराने बने हुए लॉ हैं वो नहीं बता सकती कि कोर्ट ने क्या करना है और क्या नहीं करना। जज ने खुद ऑन द स्पॉट फैसला करना है कि इस वक्त इस दौर के लिहाज से उस लॉ के अंदर क्या चेंजेस होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो लीगल रूल्स रिजिड नहीं है उनकी वो रिजिडिटी और लीगल रूल्स को नहीं मानते ये स्कूल ऑफ थॉट वाले। ठीक है, इसलिए वो ये कहते हैं कि लीगल रूल सिर्फ सफिशिएंट नहीं है जस्टिस करने के लिए, बल्कि उसके साथ साथ जज का ह्यूमन फैक्टर, जज की डिस्क्रिशन, जज का नॉलेज, ये और वो जो सोसाइटी की में चेंजेस आई हैं उन सबको मद्देनज़र रखते हुए एक केस का फैसला करना है। उसके बाद क्या करते हैं, नंबर एफ पे है नॉट ट्रस्ट इन ट्रेडिशनल थ्योरी। जो रियलिस्ट स्कूल वाले हैं वो ट्रेडिशनल थ्योरी की नेगेशन करते हैं, वो ट्रेडिशनल को, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, लॉज को वो नहीं देखते, वो रूल्स ऑफ लॉ को नहीं देखते। वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ सिर्फ एक, रूल्स ऑफ जो लॉ हैं वो ही फैक्टर नहीं है, वो प्रिंसिपल फैक्टर नहीं है किसी केस को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, वो क्या करते हैं, इसको अंडरलाइन कर लें, द रियलिस्ट डू नॉट हैव ट्रस्ट इन ट्रेडिशनल थ्योरी, ये अंडरलाइन आपने कर लेनी है। दैट द रूल्स ऑफ लॉज आर द प्रिंसिपल फैक्टर, वो ये नहीं मानते कि रूल्स ऑफ लॉ प्रिंसिपल फैक्टर हैं इन डिसाइडिंग केसेस, किसी भी केस को डिसाइड करने के लिए। दे हैव ड्रॉन अटेंशन टू मैनी अदर इन्फ्लुएंसेस, उन्होंने इसी स्कूल ऑफ थॉट ने और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लोगों की तवज्जो दिलवाई कि ये चीज़ें भी एक केस को फैसला करने में वाइटल रोल अदा करती हैं। और वो मेन चीज़ें क्या थी, जज की डिस्क्रिप्शन, जज का ह्यूमन फैक्टर और सोसाइटी के चेंजेस। ठीक है, ये चीज़ें भी उन्होंने कहा एक केस को फैसला करने के लिए, केस का सही फैसला करने के लिए जिसकी वजह से इंसाफ हो, आपने इन फैक्टर्स पे भी गौर करना है। सिर्फ रूल्स ऑफ लॉ के ऊपर फोकस नहीं रखना कि लॉ है, लॉ क्या कह रहा है, हमने बस उसके लिहाज से नहीं फैसला करना, हमने बाकी फैक्टर्स को भी देखना है। इट इज़ अब्सर्ड टू डिफाइन लॉ इन टर्म्स ऑफ लीगल रूल्स, उन्होंने कहा लॉ को डिफ़ाइन करना मुश्किल है। ठीक है, लॉ को डिफ़ाइन करने की तरफ ना जाएं, असल देखेंगे इंसाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा। आगे जी में क्या है, बिलीव इन नैरोअर, the realists believe in studying the law in narrower categories than has been the practice in the past. They feel that the part of distortion produced by viewing the law in terms of legal rules is that rules cover host of dissimilar situations where in practice utterly different considerations apply. उन्होंने कहा जी लॉ को ना वो नैरो करके पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा नैरो कैटेगरीज में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं लॉ को, और जो प्रैक्टिस में वो पास्ट में उसको प्रैक्टिस किया जा रहा है उसको भी देखते हैं, इस वक्त जो हमारे मौके, जो हमारा इस वक्त सोसाइटी की नीड है उसको भी देखते हैं, और उसके बाद मेन फोकस करते हैं कि जो ये लॉ है, ठीक है, रियलिस्ट का बिलीव जो है वो नैरोअर है, वो नैरो डाउन करके किसी भी एक लॉ को नैरो डाउन करके उसका पास देखते हैं कि वो बना कैसे, उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं सोसाइटी के ऊपर, डिसीजन में अप्लाई करने के बाद फिर वो देखते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा और डिफरेंट कंसिड्रेशंस भी अप्लाई होती हैं, सिर्फ लॉ ही नहीं, और कंसिड्रेशंस को भी मद्देनज़र रखते हुए हमने केस का फैसला करना है। आगे क्या, इंसिस्ट करते किसके ऊपर करते हैं, रियलिस्ट। द रियलिस्ट इंसिस्ट ऑन द एवेलुएशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द लॉ इन टर्म ऑफ इट्स इफेक्ट्स, वो इंसिस्ट किसके ऊपर कर रहे हैं, एवेलुएट कर रहे हैं, हर पार्ट को नैरो डाउन करके हर लॉ के हर पार्ट को एवेलुएट कर रहे हैं कि ये सही है, सही भी है कि नहीं, और इसके इफेक्ट्स क्या हैं, इस लॉ के इफेक्ट हमारी सोसाइटी पे क्या है। अगर तो इफेक्ट सोसाइटी पे अच्छे आ रहे हैं तो ठीक है, उसको अप्लाई करें, अगर इफेक्ट अच्छे नहीं आ रहे उस लॉ के तो फिर उस लॉ को मोल्ड करें, फ्लेक्सिबल तरीके से अप्लाई करें आजकल के दौर के मुताबिक। एंड ऑन द वर्थ वाइलनेस ऑफ ट्राइंग टू फाइंड दीज इफेक्ट्स। ठीक है, नंबर नेक्स्ट अगला है आई, अटैक। देयर मस्ट बी ए सस्टेन्ड एंड प्रोग्मेटिक अटैक ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ द लॉ अलॉन्ग द लाइन्स इंडिकेटेड अबव। उन्होंने कहा ये जो सारी बातें हमने ऊपर बताई हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हर लॉ को अटैक करना चाहिए, हर लॉ को देखना चाहिए, हर लॉ को चेक करना चाहिए, हर लॉ को एवेलुएट करना चाहिए, और उसके बाद इंडिकेट करना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उस लॉ को हमने कैसे चेंज करना है, ताकि इस आजकल की सोसाइटी में जब उस लॉ को इस्तेमाल किया जाए तो उससे नाइंसाफ़ी ना हो बल्कि इंसाफ मिले सोसाइटी को।
ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिटिसिज्म ऑन द थ्योरी। ये जो हमने थ्योरी पढ़ ली है, ये सारी बात जो हमने पढ़ रही हैं, सारे उनके मेन पॉइंट्स की पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। अब इसके ऊपर अब आपने ना जगह एक माइंडसेट आप लोगों का बनता चला जा रहा होगा, हमने बना लिया। अब इसकी नेगेशन आएगी, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाएगा। ये जो बातें हमें इन जो और ज्यूरिस्ट हैं उनको गलत लगेंगी ना, वो कहेंगे, वो एतराज़ात उठाएंगे इस थ्योरी पर, उसको कहेंगे क्रिटिसिज्म। क्या कह रहे हैं क्रिटिसिज्म? पहला, इन 1961 क्रिटिसिज्म होना शुरू हो गया। प्रोफेसर यंतीमा himself a leading realist attempted to assess the present and future of the realist movement। वो खुद भी अमेरिकन लीगल रियलिस्ट था, उसी स्कूल से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन उसने पहली दफ़ा ये अटैम्प्ट करना शुरू करी कि प्रेजेंट और फ्यूचर जो रियलिस्ट मूवमेंट है ना उसको देखना शुरू किया कि जो हम थ्योरी दे रहे हैं क्या ये सही है। आफ्टर स्ट्रेसिंग बोथ द इम्पोर्टेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ लीगल रियलिज्म अपॉन अमेरिकन लॉयर्स एंड लॉ स्कूल, उसने क्या देखा, इंपॉर्टेंस और इन्फ्लुएंस देखा लीगल रियलिज्म का क्या हो रहा है अमेरिकन लॉ के ऊपर, अमेरिकन लॉयर्स के ऊपर और लॉ स्कूल के ऊपर। जो हम ये फ़िलासफ़ी दे रहे हैं, ये थ्योरी जो दे रहे हैं, उसका असर क्या हो रहा है। ही कंसीडर्ड that a major defect of the realist movement had been the neglect of the more humanistic side of law। उन्होंने कहा मेजर जो उसने इन सारों चीज़ों के बाद देखने के बाद मेजर डिफेक्ट क्या उसे नज़र आया रियलिस्ट मूवमेंट में, निगलेक्ट ऑफ मोर ह्यूमनिस्टिक साइड ऑफ लॉ। इसको अंडरलाइन कर लें। पर्टिकुलरली रिवील्ड बोथ इन इट्स निगलेक्ट ऑफ द कंपैरेटिव एंड हिस्टोरिकल, कंपैरेटिव और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ को भी निगेट किया, यानी इसके ऊपर भी नज़रअंदाज कर दिया हमने। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या लॉ की, हम इसके ऊपर भी फोकस नहीं कर रहे, हम कंपैरिजन भी नहीं कर रहे उस लॉ का। ये एतराज़ात उठा रहा है, ये क्रिटिसिज्म कर रहा है खुद ही कि हमारी थ्योरी में कहाँ कहाँ कमियाँ रह गई हैं। ठीक है, comparative and historical aspect of law and the tendency to place ओवर एम्फोसाइज अपॉन करंट लीगल प्रैक्टिस। उन्होंने कहा इस थ्योरी वालों ने ओवर एम्फोसाइज कर दिया है लीगल प्रैक्टिस को, करंट लीगल प्रैक्टिस को। देखिए हमने ऊपर जो बात करी है वो बार बार यही कर रहे हैं जी कि लॉ वही होगा जो जज ने इस वक्त लेटेस्ट जजमेंट में अप्लाई कर लिया। तो वो कह रहे हैं ये ओवर एम्फोसाइज कर लिया है उन्होंने इस चीज़ के ऊपर, इस तरह से लॉ को इंटरप्रेट करना गलत है। अब ये क्या हो रहा है, उसकी जो हमने उस ऊपर से अच्छाइयाँ बयान करते आ रहे हैं ना, सारी बताते आ रहे हैं, अब हर उस बात की निगेशन कर रहे होंगे ये। द रिजल्ट वाज ए क्रिएशन सर्टन लॉस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड इन पर्टिकुलर a failure to distinguish between the tribal or empirical on the one hand and what is of wider important on the other hand। उन्होंने कहा क्या हो रहा है इस थ्योरी में, लोग क्या कर रहे हैं कि जो बहुत छोटी हैसियत की चीज़ें हैं, ट्राइबल नेचर की चीज़ें हैं, उनके ऊपर फोकस ज़्यादा कर दिया है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका स्कोप बहुत बड़ा है, हम इस थ्योरी ने उसको नेगेट कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, क्रिटिसिज्म की हेडिंग देनी है। इनमें से जो लाइनें जो पॉइंट आपको समझ आते जा रहे हैं, आपने 1 by 1 1 2 3 4 करके क्रिटिसिज्म लिखते जाना है। बेशक ये अलग से हेडिंग ना दें, सफरिंग ऑफ रियलिस्ट मूवमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स की देने की ज़रूरत ही नहीं है। इस हेडिंग में भी आपको जो क्रिटिसिज्म लग रहा है ना, जो एतराज़ात उठाए गए हैं इस थ्योरी पे, आपने उसको निकालते जाना है। ठीक है, इस तरह से हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं है, ना इन फिलोसफर्स का नाम याद करने की ज़रूरत है। अब हम निकालते हैं, मैं आपको अंडरलाइन कराती हूँ। द रियलिस्ट मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट हैज़ सफर्ड फ्रॉम इट्स ओन एग्जैजुरेशन। क्या है एग्जैजुरेशन को अंडरलाइन करें कि रियलिस्ट मूवमेंट ने खुद ही एग्जैजुरेशन से काम लिया, बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट कर दिया एक मामले को। ठीक है, इट कैन बी एक्यूज्ड ऑफ कॉजिंग अ ग्रेट डील ऑफ कंट्रोवर्सी। क्या हुआ, इस थ्योरी की वजह से कंट्रोवर्सी और कन्फ्यूजन क्रिएट हुई मुख्तलिफ डायरेक्शंस में। जो इन्होंने थ्योरी दी है ना, उसने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी। ठीक है, नेक्स्ट आप अंडरलाइन करें। नेक्स्ट यहाँ से करें, क्या है, रियलिस्ट मूवमेंट कन्फ्यूज, यहाँ से जो है ना ये अंडरलाइन कर, रियलिस्ट कन्फ्यूज नेचुरल और कल्चरल साइंसेस। ये एक अपने अलग से पॉइंट बना लें कि नेचुरल और कल्चरल साइंसेस को मिक्स कर दिया इन लोगों इसने, और कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी। हालांकि नेचुरल साइंसेस और होती हैं और कल्चरल साइंसेस और होती हैं। जो कल्चरल साइंसेस होती हैं वो ह्यूमन एक्शन से डील करती हैं। ठीक है, वो गवर्न करती हैं लॉज को, लॉ ऑफ मैन को कि लॉस क्या हैं, वो कल्चरल साइंसेस का हिस्सा है ये। ठीक है, एक्यूज्ड ऑफ कन्फ्यूजिंग, कि उन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट करी, कन्फ्यूजिंग एक्सप्लेनेशन एंड जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन को मिक्स कर दिया। एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन और चीज़ होती है और जस्टिफिकेशन एक अलग चीज़ होती है। लॉ की एक्सप्लेनेशन अलग है और जस्टिफिकेशन अलग है, लेकिन इन्होंने इन दोनों चीज़ों को कन्फ्यूज़ कर दिया। इसके ऊपर ये भी इनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाता है। अच्छा
नेक्स्ट क्रिटिसिज्म क्या है? कन्फ्यूजन बिटवीन लॉ एंड एथिक्स। अब हम लोगों ने शुरू से पढ़ा है कि लॉ और एथिक्स दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन जो ये स्कूल ऑफ थॉट वालों ने इन्होंने जो फिलॉसफी दी है, जो कहा है जजेस को इतनी डिस्क्रिप्शन हासिल है, जज सही तरीके से लॉ करेंगे, जज ने देखना है कि लॉ इंसाफ कर रहा है कि नहीं, तो ये जो इन्होंने मिक्स करा है ना सारा, तो इन्होंने लॉ और एथिक्स को दोबारा मिक्स कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है। तो दो इनके ऊपर ये भी एक क्रिटिसिज्म है, बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है कि द रियलिस्ट क्रिएट कन्फ्यूजन बिटवीन लॉ एंड एथिक्स, दैट इज़ द अप्रोच विच द रियलिस्ट मेक टू द क्लासिकल नॉर्मेटिव कंसेप्शन, देयर मिसगिविंग्स आर ड्यू टू देयर ओन मिस्टेक्स। ये इनके अंदर अपनी मिस्टेक्स थी, जिसकी वजह से इन्होंने लॉ और एथिक्स को सेपरेट करने के बजाय उसको मिक्स कर दिया, और जब मिक्स किया तो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, ठीक है। फिर वो क्या है, नंबर नेक्स्ट है फेल्स टू डिस्टिंग्विश। रियलिस्ट जो है ना वो फेल हो गए, क्रिटिसिज्म है फेल टू डिस्टिंग्विश। क्या मतलब? जो रियलिस्ट फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रियलिस्ट्स एंड देयर मीनिंग्स, मतलब द लॉयर इज कंसर्न विद द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेबल realities but meanings are not observable and still less tangible। देखें, होता ये है कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, ऑब्जर्वेबल रियलिटीज़ ऑफ द सोसाइटी, जो रियलिटीज़ हैं दुनिया में जो हो रही हैं उनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, लेकिन उनका मीनिंग क्या है, उनका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, उसको नहीं हम ऑब्ज़र्व कर सकते। वो अनऑब्जर्वेबल मीनिंग्स हैं या अनऑब्जर्वेबल फैक्ट्स भी इनको कहते हैं। तो जो ऑब्ज़र्वेबल रियलिटीज़ हैं और अनऑब्जर्वेबल फैक्ट्स हैं, उन दोनों में डिफरेंस करने में नाकाम हो गई ये थ्योरी पेश करती है, ठीक है। इतना भी अगर आप लिख लेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। आपने ये हेडिंग मिस नहीं करनी, बस एक लाइन बीच में लिख दें। नेक्स्ट आपका है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ई वाला, इसको अगर आप समझ जाते हैं तो आपको सारी बातों की समझ आ जाएगी। कन्फ्यूजन इज़ बिटवीन दी कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट के अंदर असल होने का कन्फ्यूजन है। इस कन्फ्यूजन को समझाने से पहले आपने वो बड़ी फेमस ये एक सुनी होगी पहेली कि अंडा पहले आई इस दुनिया में या मुर्गी। अब कुछ लोग कहते हैं अंडा पहले आया और कुछ लोग कहते हैं मुर्गी होगी तो अंडा आएगा, कुछ कहते हैं अंडा होगा तो मुर्गी आएगी। यही बहस है, बिल्कुल यही बहस है अमेरिकन लीगल रियलिज्म वालों की। ये कहते हैं कि जी लॉ पहले है या जजेस के डिसीजन। अब देखें, एक सीधी सी बात है कि लॉ होगा तो उस लॉ को अप्लाई करके जज डिसीजन देगा, इसका मतलब है लॉ सुप्रीम है, लॉ पहले से होना चाहिए। तो ये जो इतनी ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं जुडिशल डिसीजंस को, तो उसको कम देनी चाहिए वेटेज, ठीक है, उसको ज़्यादा हमने इंपॉर्टेंस दे दी है, इस स्कूल ऑफ थॉट ने इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है। अब दूसरी तरफ से अगर हम देखें कि कोर्ट्स ऑफ लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कोर्ट्स ऑफ लॉ, जो कोर्ट्स हैं हमारी लॉ कोर्ट्स हैं, उनके जुडिशल डिसीजंस ज़्यादा वैलिडिटी रखते हैं या जो हमारे पास पहले से लॉ मौजूद है। यही डिफरेंस है इनके, कि लॉ होगा तो उसको कोर्ट अप्लाई करेंगी, अगर लॉ ही नहीं होगा तो कोर्ट किस चीज़ को अप्लाई करके फैसला देंगी। तो ये कह रहे हैं कि जी यही एक जो पुराना लॉ होता है, उस लॉ को जब कोर्ट अप्लाई करती है तो सही उसको पावर मिलती है, और जो कोर्ट ने जो अप्लाई करके जो जुडिशियल डिसीजन लिया है ना, अब वो लेटेस्ट लॉ हमारे पास बन गया है। तो ये उल्टा एक तरह की सारी चीज़ को उल्टा कर रहे हैं। अगर हम लीगल रियलिज्म के स्कूल के लिहाज से देखें कि जी वो कहें नहीं जी पहले कोर्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ लॉ की हैसियत ज़्यादा है और जो लॉ है उसकी हैसियत कम है, तो फिर इस तरह ही है कि रिलीजन क्या है, रिलीजन फिर वो होगा जो यूनिवर्सिटीज़ हमें पढ़ाएंगी, ठीक है। लेकिन इस तरह नहीं है, असल में पहले रिलीजन होता है, हम उस रिलीजन की स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद वो टीचर्स जाके जिन्होंने पहले से उस रिलीजन को पढ़ा है, समझा है, उसको आगे जाके बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने रिवर्स कर दी हर चीज़। इसी तरह मेडिसिन, अगर हम इस स्कूल ऑफ थॉट के लिहाज से देखें तो मेडिसिन क्या होनी चाहिए, मेडिसिन इज़ व्हाट द डॉक्टर प्रिस्क्राइब, कि मेडिसिन जो वही मेडिसिन होगी जो डॉक्टर लिख के देगा। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। असल में हम क्या देखते हैं कि MBBS किया जाता है, उसके अंदर तमाम मेडिसिन को पढ़ा जाता है, उनको देखा जाता है, उसके बाद डॉक्टर इस काबिल होता है उस मेडिसिन को पूरा पढ़ने के बाद, उस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, कि वो आपकी बीमारी को डायग्नोस करके उस मेडिसिन को आपको दे सकें। तो इसमें कौन सी ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट हुई, इसमें आपकी मेडिसिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई, ठीक है। इसी तरह क्या है, वो कहते हैं अगर हम इस स्कूल ऑफ थॉट के ज़रिए देखें तो आर्ट क्या होगा, आर्ट इज़ व्हाट द आर्टिस्ट प्रोड्यूसेस, कि जो आर्टिस्ट ने बना दिया वो आर्ट है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहले आर्ट की पूरी ट्रेनिंग ली जाती है, आर्ट को हम पढ़ते हैं, आर्ट के रूल्स को पढ़ते हैं, फिर ही हम एक आर्टिस्ट बनते हैं, और फिर आर्टिस्ट बनने के बाद जो हम चीज़ बनाते हैं वो आर्ट कहलाती है, ठीक है। इसी तरह शूज़, उन्होंने कहा शूज़ क्या होंगे, शूज़ आर व्हाट द शू मेकर मेक्स, कि शू वही होगा जो शू मेकर ने बना दिया। अब शू मेकर का मर्जी आई, उसने दोनों मुख्तलिफ रंग के शूज़ बना दिए, ऐसा नहीं है ना।
ये नहीं होता हम कहें जी यही शू है क्योंकि शू मेकर ने बना दिए हैं ये, तो ऐसा नहीं होता। एक प्रिस्क्राइब्ड शूज़ कैसे होने चाहिए, उस शूज़ को बनाना कैसे है, इसका पूरे स्टडी करता है शू मेकर, उसमें महारत हासिल करता है, तभी वो इस काबिल होता है कि वो जो है ना शूज़ बना सके। इसी तरह सेम ये कन्फ्यूजन इन्होंने क्रिएट कर दी स्कूल ऑफ थॉट वालों ने कि जी लॉ सुप्रीम नहीं है, बल्कि लॉ की कोई हैसियत नहीं है, जो कोर्ट के डिसीजन है ना, जो कोर्ट्स हैं, जो जजेस हैं, जो वो फैसला कर रहे हैं वही ज़बरदस्त हैं। ऐसा बात नहीं है। लॉ होगा, लॉ की तैयारी होगी, लॉ के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, पहले एक बंदा लॉयर बनेगा, लॉयर बनने के बाद जज बनेगा, फिर उस लॉ को अप्लाई करेगा जुडिशल डिसीजन में, तो फिर उसके बाद आपको इंसाफ मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम टोटली ये नहीं कह सकते कि लॉ सिर्फ वही चीज़ हो सकती है, उसी चीज़ को हम लॉ मानेंगे जो जजेस ने डिसाइड कर दिया। क्लियर है? तो इसको हमने इसी तरीके से करना, और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है, और अगर आप ये पूरा लिख देते हैं इसी तरीके से तो ये मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर, तो सारी फिलॉसफी को क्लियर कर देता है, और ये भी एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ठीक है, ऑल दिस इज़ पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। उन्होंने कहा इसी तरह है कि घोड़ा आगे लगा होता है और पीछे आपकी जो है ना कार्ट होती है। तो ये जो ये स्कूल ऑफ थॉट वाले कह रहे हैं कि जी पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, कोर्ट्स हैं, जुडिशल डिसीजन है, लॉ के बजाय जुडिशल डिसीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इस तरह ही हो रहे हैं कि कार्ट को आप आगे लगा दें और घोड़े को पीछे लगा दें, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, घोड़ा चल नहीं सकता इस तरह। तो ये इस तरह ही कर रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है। लॉ इज़ नॉट व्हाट द कोर्ट एडमिनिस्टर। उन्होंने कहा लॉ वो नहीं है, ये अंडरलाइन कर लें लाइन, लॉ इज़ नॉट व्हाट द कोर्ट्स एडमिनिस्टर बट कोर्ट्स आर द इंस्टीट्यूशंस विच एडमिनिस्टर द लॉ। उन्होंने कहा लॉ वो नहीं है, वो चीज़ लॉ नहीं कराई जाएगी जो कोर्ट ने दी हमें। ठीक है, बल्कि कोर्ट वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने पहले से बने हुए जो लॉज हैं उनको ही मद्देनज़र रखते हुए केस का फ़ैसला करना है। वो बाउंड हैं कोर्ट्स लॉ के मुताबिक फ़ैसला करने की। ये एक अलग बहस है कि वो लॉ सही है या गलत, लेकिन जब तक वो लॉ इन एग्जिस्टेंस है कोर्ट्स बाउंड हैं उस लॉ को अप्लाई करने की। अगर इतना ही मसला है कोर्ट्स को, वो ये समझ रही हैं कि ये लॉ सही नहीं है, तो फिर उसका प्रॉपर तरीका है उस लॉ को अमेंड करवाया जाए, अमेंडमेंट करवाई जाए, जब तक वो उसको लॉ को नल एंड वॉइड करार दिया जाए। लेकिन जब तक वो लॉ नल एंड वॉइड करार नहीं देता, तो जब तक वो लॉ इन फोर्स है, उस लॉ को मानना, उस लॉ के मुताबिक फ़ैसला करना एक जज बाउंड है। जी ये नोट्स हैं, ये नोट्स मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इस नोट्स का फॉर्मेट चेक करें, ये फॉर्मेट बहुत अच्छा है, इसकी हेडिंग्स बहुत अच्छी हैं, और हर हेडिंग को उन्होंने 4-5 बुलेट्स में डिफ़ाइन किया है। तो अगर आप भी इसी तरह लिखेंगे, बजाय इसके कि आप पूरे पैराग्राफ लिखें, इसके बजाय जितनी हेडिंग्स में, जितनी बुलेट्स में या नंबरिंग्स में आप अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, वो एग्जामिनर को पढ़ने में भी आसानी होती है, और आप लोगों को अगर याद भी इसी पैटर्न पर करेंगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। अब ये देखें, पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, ये यहाँ से इंट्रोडक्शन पढ़ लें, कुछ लाइन्स आपको यहाँ से अच्छी लगती हैं, यहाँ से लिख लें। जो इंट्रोडक्शन मैंने पहले डिस्कस किया है, वो कुछ लाइंस अगर वहाँ से मिलती हैं तो दोनों का मिला के आपने एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन बना लेना है। ठीक है, उसके बाद मीनिंग है, डेफिनेशन है, हमने वहाँ पर पढ़ा था डेफिनेशन मुख्तलिफ ज्यूरिस्ट की, ब्लैक लॉ डिक्शनरी की, वो उठा के लिख लें, मीनिंग लिख लें। उसके बाद रीज़न फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रियलिस्टिक स्कूल के 3 रीजंस दिए हैं, कोशिश करें ये तीनों रीजंस आप लिख लें, बड़े ईजी सी हैं। फर्स्ट रीज़न क्या है कि असल में ये फर्स्ट रीज़न के तौर पे क्या कह रहे हैं, फर्स्ट रीज़न इज़ दैट इट वाज एस्टेब्लिश, यानी कि ये स्कूल वाज एस्टेब्लिश एज ए रिएक्शन अगेंस्ट द सोशोलॉजिकल ज्यूरिस्ट। जो सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट है ना, उसके रिएक्शन के तौर पे ये स्कूल क्रिएट हुआ। ठीक है, क्योंकि जो सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं वो क्या करते थे, इफेक्ट ऑफ लॉ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। फिर सेकंड रीज़न इसकी क्या थी, द सेकंड रीज़न वाज दैट इट वाज एस्टेब्लिश टू इग्नोर द थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। उन्होंने कहा ये जो स्कूल इसलिए एस्टेब्लिश किया गया ताकि थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा सकते, एज गिवन बाय द ये जिसके उसके आपके फिलोसफर्स हैं, बेशक आपको ये इनके नाम याद नहीं रहते, आपने यहाँ तक लिख देना है। द सेकंड रीज़न वाज दैट इट वाज एस्टेब्लिश टू इग्नोर द थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। जो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पेश करने वाले ज्यूरिस्ट हैं, उनकी थ्योरी की नेगेशन में इन्होंने अमेरिकन लीगल रियलिज्म वालों ने अपनी थ्योरी पेश कर दी। द थर्ड एंड मेन रीज़न, इस थर्ड को पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, यही मेन डिफरेंस है। तो अमेरिकन लीगल रियलिज्म वालों ने की थर्ड रीज़न क्या था, थर्ड और मेन रीज़न इज़ दैट दिस स्कूल वाज एस्टेब्लिश टू पॉइंट आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्ट्स। ये स्कूल क्या इस्टेब्लिश करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोर्ट्स दिखाता है कि कोर्ट्स टू मच इंपॉर्टेंट है, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ जजेस, और जजेस की इंपॉर्टेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। और द ह्यूमन फैक्टर इज़ द जज एंड द लॉयर, और लॉयर्स और जजेस का जो ह्यूमन फैक्टर है ना, 3 चीज़ें अमेरिकन लीगल रियलिज्म के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ द कोर्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ जजेस, ह्यूमन फैक्टर ऑफ जजेस एंड लॉयर्स। ये लॉ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी ये इन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ लीगल रियलिस्ट स्कूल्स आ गई, इनके नाम है, ये दो नाम है और इसी को टाइप्स भी कहते हैं। इसी स्कूल में आगे दो डिवीजन, अमेरिकन रियलिस्ट स्कूल और स्कैंडिनेवियन रियलिस्ट स्कूल, ठीक है। फिर उसके बाद मेन ऑथर्स रह गए, ज्यूरिस्ट आ गए। फिर इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है मेन ज्यूरिस्ट का, इसके अंदर बता दिया है इन्होंने, ठीक है। ये जो आपको लाइन समझ आती है इनमें से वो आप लिखें, पूरा याद करने की या अलग ज्यूरिस्ट की लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनके नाम भी लिख देंगे और सारी बाकी चीज़ों का जिस्ट बना के लिखेंगे तो काफ़ी है। उसके बाद क्रिटिसिज्म यहाँ पर बहुत अच्छा दे रखा है। क्रिटिसिज्म के आपने वो जो पॉइंट्स हमने 8-9 डिस्कस किए हैं उसके साथ आपने ये पॉइंट्स लाजमन लिखने हैं। क्या है क्रिटिसिज्म? द रियलिस्ट अप्रोच टू ज्यूरिस्प्रूडेंस आल्सो क्रिटिसाइज्ड बाय मैनी ज्यूरिस्ट। द क्रिटिक्स क्लेम दैट द एडवोकेट्स ऑफ रियलिस्ट स्कूल हैव कंप्लीटली इग्नोर्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ रूल्स एंड लीगल प्रिंसिपल्स। क्रिटिसिज्म क्या है कि जो ज्यूरिस्ट बड़े बड़े अच्छे ज्यूरिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि जो अमेरिकन लीगल रियलिज्म वाले हैं उन्होंने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया लॉज को, रूल्स को, लीगल प्रिंसिपल्स को और ट्रीटेड लॉ एज ए कलेक्शन ऑफ कोर्ट डिसीजन। और लॉ को कहा कि सिर्फ ये कोर्ट डिसीजंस ही हैं, कि कोर्ट डिसीजन जो होगा वही हम लॉ मानते हैं, उसको ज़्यादा इन्होंने अहमियत दे दी, ठीक है। अनडाउटेडली जजेस डू कंट्रीब्यूट टू लॉ मेकिंग, उन्होंने कहा इसमें कोई शक नहीं है कि जजेस कंट्रीब्यूट करते हैं लॉ मेकिंग में, ठीक है, टू सर्टन एक्सटेंट। लेकिन कुछ हद तक हम भी केस लॉस को मानते हैं। जो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो भी प्रेसिडेंट्स को एज ए सोर्स ऑफ लॉ मांगते हैं, लेकिन सिर्फ वही एज ए सोर्स ऑफ लॉ नहीं है, और सोर्सेज ऑफ लॉ को भी वो इक्वल ही वेट देते हैं, इक्वल ही उनको मानते हैं। लेजिस्लेशन को भी, कस्टम को भी, रिलीजन को भी, हर सोर्स ऑफ लॉ को वो इक्वल फुटिंग पे रखते हैं। लेकिन जो अमेरिकन लीगल रियलिज्म वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं जुडिशल डिसीजन को, कोर्ट डिसीजंस को, ठीक है। तो वो ये भूल जाते हैं, इट कैन नॉट बी फॉरगेटन दैट देयर मेन फंक्शन इज़ टू इंटरप्रेट द लॉ। उनको वो ये भूल गए हैं इस चीज़ में कि जो कोर्ट्स का काम है वो लॉ मेकिंग नहीं है, उनका काम सिर्फ क्या है, इंटरप्रेट करना लॉ को। तो ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। सेकंड क्रिटिसिज्म इनका बड़ा अच्छा है। एनदर क्रिटिसिज्म अगेंस्ट रियलिस्ट इज़ दैट दे हैव टोटली निगलेक्टेड दैट पार्ट ऑफ लॉ विच नेवर कम्स बिफोर द कोर्ट। उन्होंने कहा ये जो थ्योरी अगर हम कहें, अगर हम इस बात को लेकर चलें, इनकी बात हम मान भी लें ये कि जी जो लॉ वही होगा जो कोर्ट्स बनाएंगी, सिर्फ हम उसी को लॉ कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर वो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कभी कोर्ट में आए ही नहीं लेकिन उसके ऊपर लॉ बना हुआ होता है, तो फिर उसकी हैसियत क्या रह जाती है। तो इसलिए इनकी ये जो थ्योरी है, इनकी जो फ़िलासफ़ी है, ये गलत है। इन्होंने जो इम्पोर्टेंस दे दी है बहुत ज़्यादा कि सिर्फ जजेस लॉ बना सकते हैं, कोर्ट के जो डिसीजन है वही लॉ है, ये फ़िलासफ़ी गलत है। देयरफॉर इट इज़ मिस्टेकन टू थिंक दैट law evolves and develops only through court decisions. In fact, a great part of the law enacted by legislatures never comes before the court. उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा जो लॉज बने हुए हैं वो कभी कोर्ट के सामने आते ही नहीं हैं, ठीक है। जब कोर्ट के सामने वो आए नहीं हैं, कोर्ट ने उसको डिसीजन नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको लॉ ही नहीं मान सकते। द सपोर्टर्स ऑफ रियलिस्ट थ्योरी अंडरमाइन द थॉट। ये बिल्कुल इसी तरीके से बेटे जिस तरह ये होता है कि जी हमारे बहुत सारे लॉज, फैमिली लॉज होते हैं, हमें पता है फैमिली लॉज के तहत हमारा निकाह कैसे रजिस्टर होगा, डाइवोर्स कैसे होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कोर्ट में नहीं जाते। अगर डाइवोर्स होनी है तो डाइवोर्स भी आउट ऑफ कोर्ट हो जाती है, अगर शादी होनी है तो वो भी शादी, ज़रूरी तो नहीं ना कि हर शादी कोर्ट में जाके हुआ कि कोर्ट मैरिज हो। हमारे तो ज़्यादातर मैरिजेस क्या होती हैं, निकाह खमा आते हैं और मैरिज हो जाती है, बेशक उसके बाद हम यूनियन काउंसिल में जाके उसको रजिस्टर करवा लेते हैं। तो अगर हम इस स्कूल के ऑफ थॉट के बारे में बात करें जिससे ये लोग कह रहे हैं कि वही चीज़ लॉ हो सकती है जो जज ने डिसाइड की, तो जो ऐसी तमाम शादियाँ हैं, तमाम डाइवोर्स हैं और ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो कोर्ट में कभी जाते ही नहीं हैं, लेकिन हमारे पास उसके लिए भी एक क्लियर कट लॉ मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ पहले होता है, लॉ सुप्रीम होता है और उसके बाद उस लॉ के तहत जुडिशियल डिसीजन किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये द सपोर्ट ऑफ रियलिस्ट थ्योरी अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, इसको आप छोड़ दें। उससे नेक्स्ट है कि रियलिस्ट स्कूल्स हैज एग्जैजरेटेड द रोल ऑफ ह्यूमन फैक्टर इन जुडिशियल डिसीजन। उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा जो रोल है ना जुडिशियल डिसीजन में ह्यूमन का, जज का, उसको ओवर एग्जैजुरेशन से काम लिया है, बहुत ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस दे दी है। हालांकि उसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं। जज को इम्पार्शल होना चाहिए, जज की पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसकी तरबियत, उसका सोचना, ये मैटर नहीं करता, उसने लॉ के मुताबिक केस का फैसला करना है। ये एग्जैक्ट जो आइडियल सिचुएशन है उसमें होता है, ठीक है। देयर आर a variety of other factors as well which has to take into consideration, और बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं जिनको टेक इनटू कंसिडरेशन किया जाता है एक जजमेंट को पास करने में। लॉ को देखा जाता है, जो आपका जो एक्यूज्ड है उसको देखा जाता है, उसकी इंटेंशन को देखा जाता है, उसकी उम्र को देखा जाता है, बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं।
और उसके बाद लॉ अप्लाई किया जाता है। लास्ट है द रियलिस्ट थ्योरी इज़ कन्फाइंड टू लोकल जुडिशियल सेटिंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट। अब ये उन्होंने कहा जो रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं ना, इनकी ये जो बातें हैं जो जो इनकी थ्योरी है वो यूनाइटेड स्टेट की हद तक तो ठीक है, लेकिन इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है। और जिस थ्योरी की यूनिवर्सल एप्लीकेशन ना हो उस थ्योरी को आइडियल नहीं माना जाता। इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि जो इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ है उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, उसको बहुत ज़्यादा अदर कंट्रीज़ भी, हर जुरिस्डिक्शन में, हर कंट्री में एम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ को माना जाता है। इसलिए अभी तक वो सबसे सुप्रीम थ्योरी है और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि वो उसके अंदर क्रिटिसिज्म बहुत कम है, और अगर क्रिटिसिज्म है भी तो वो इतने सॉलिड क्रिटिसिज्म नहीं है, बिल्कुल उन्होंने किसी चीज़ की मिक्सिंग नहीं कर रखी। तो यही वजह है कि जो हमारी अमेरिकन लीगल रियलिज्म थ्योरी है उसको हम ये तो कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट की हद तक ठीक है ये, लेकिन अदर जुरिस्डिक्शन या यूनिवर्सल एप्लीकेशन इसकी नहीं है। अब ये कंक्लूजन हो गया है, ये आप लोगों का क्वेश्चन तैयार हो गया है, ये आप लोगों ने याद करना है और इसको पहले वीडियोस को सुने, याद करें। अगर आपको इस तरीका का समझ आता है और जो आपकी थ्योरीज़ हैं जो आपको समझ नहीं आ रही उसके ऊपर भी इसी तरह मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। आप लोगों ने इसको याद करना है, याद करके और इसमें जो चीज़ समझ आ रही है उसको अलग से लिखते चले जाएँ। इसका मटेरियल इतना ज़्यादा है कि अगर आपको जो चीज़ नहीं समझ आ रही उसको अगर आप कट भी कर दें